आग अजीब चीज होती है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने सूखी लकड़ी रखी है या सदियों का ज्ञान। कहते हैं जब बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाई गई तो उसकी विशाल लाइब्रेरी कई महीनों तक जलती रही। इतिहास इस घटना के हर विवरण पर एकमत नहीं है, लेकिन उस आग की तस्वीर हमारी कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा बन चुकी है। जरा उस मंजर को देखिए। एक विशाल पुस्तकालय, लकड़ी की ऊंची अलमारियां, हाथों से लिखी गई पांडुलिपियां। कुछ पर शायद किसी भिक्षु ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी होगी। किसी में गणित था, किसी में चिकित्सा, किसी में दर्शन, किसी में तारों और ब्रह्मांड को समझने की कोशिश, और किसी में इंसान के ऐसे सवाल जिनके जवाब खोजने में सदियां लगी थी। फिर एक दिन आग लगी। आग ने कोई फर्क नहीं किया। उसे क्या मालूम किस किताब में एक नया विचार है, किस में किसी महान शिक्षक का जीवन भर का अनुभव, और किस में ऐसा ज्ञान जो शायद दुनिया में कहीं और लिखा ही नहीं गया था। लपटें बस बढ़ती चली गई और सदियों की मेहनत धीरे धीरे राख में बदलती चली गई। अब एक और पल के लिए उस आग को भूल जाइए और भारत की ही एक दूसरी तस्वीर देखिए। एक गुरु बैठे हैं, उनके सामने उनका शिष्य। गुरु एक मंत्र बोलते हैं, शिष्य उसे दोहराता है, फिर वही मंत्र आगे से, फिर पीछे से, फिर शब्दों का क्रम बदलकर बार बार, इतनी बार कि अगर एक अक्षर भी बदल जाए तो तुरंत पता चल जाए। आज कंप्यूटर में अगर कोई फाइल खराब हो जाए तो उसे पहचानने के लिए एरर चेकिंग होती है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले याददाश्त की अपनी एरर चेकिंग बना ली थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर एक शब्द खो गया तो शायद उसके साथ एक विचार भी खो जाएगा। सोचिए, एक तरफ नालंदा था जहां ज्ञान किताबों में रखा गया, दूसरी तरफ वेद थे जिन्हें इंसानों की यादों में संभाल कर रखा गया। तरीके बिल्कुल अलग थे, लेकिन बेचैनी एक ही थी। जो हमने सीखा है वो कहीं खो ना जाए। और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। मिस्र ने पत्थरों पर लिखा, मेसोपोटामिया ने मिट्टी की तख्तियों पर, यूनान, जिसे हम ग्रीस कहते हैं, ने अपने महाकाव्य याद रखे, चीन ने अपने राजवंश दर्ज किए। लगता है हर सभ्यता अपने अपने तरीके से समय को हराने की कोशिश कर रही थी। जैसे हर पीढ़ी अगली पीढ़ी से बस इतना कह रही हो, हमने जो सीखा है उसे भूलना मत। अब जरा एक और कहानी सोचिए। कल सुबह आपकी आंख खुलती है, सब कुछ वैसा ही है, वही कमरा, वही दुनिया, वही लोग, लेकिन आपको कुछ भी याद नहीं। आपका नाम, आपका घर, आपकी भाषा, आपका बचपन, आपके अपने, कुछ भी नहीं। अब बताइए, क्या आप वही इंसान हैं जो कल रात सोया था, या याददाश्त के साथ आपकी पहचान भी कहीं खो गई? हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी पहचान हमारे नाम से बनती है, हमारे काम से बनती है, हमारे रिश्तों से बनती है, लेकिन शायद हमारी सबसे बड़ी पहचान हमारी यादें होती हैं। यादें ही तो बताती हैं कि हमने क्या सीखा, किन रास्तों पर चले, किन गलतियों की कीमत चुकाई, और किन लोगों ने हमारे लिए रास्ते बनाए। अब यही सवाल एक इंसान से उठाकर पूरी इंसानी दुनिया पर रख दीजिए। अगर हर नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी की सारी यादें भूल जाए तो क्या होगा? उसे फिर से आग जलानी पड़ेगी, फिर से खेती सीखनी पड़ेगी, फिर से पहिया बनाना पड़ेगा, फिर से दवाइयाँ खोजनी पड़ेंगी, फिर से कानून बनाने पड़ेंगे, और शायद उसे फिर से वही युद्ध लड़ने पड़ेंगे, वही नफ़रत सीखनी पड़ेगी, वही गलतियाँ दोहरानी पड़ेंगी जिनकी कीमत इंसान ना जाने कितनी बार चुका चुका है। शायद इसलिए जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हम सिर्फ बीते हुए वक्त की बात नहीं कर रहे होते, हम कुछ और बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आज सुबह उठकर आपने जितने भी शब्द बोले, उनमें से एक भी शब्द आपका अपना नहीं था? माँ, पानी, दोस्त, घर, प्यार, इनमें से एक भी शब्द हमने नहीं बनाया। हम बस उन्हें विरासत में लेकर पैदा हुए। यही बात भाषा की ही नहीं है, जरा अपनी जेब में रखा मोबाइल देखिए।
उसे बनाने वाले इंजीनियर ने भी सब कुछ खुद नहीं बनाया। जिस कंप्यूटर पर उसने उसका डिज़ाइन तैयार किया, वो भी उसकी खोज नहीं थी। जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका सॉफ्टवेयर लिखा गया, वो भी उसे विरासत में मिली। इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, माइक्रोचिप, सैटेलाइट्स, इनमें से किसी एक चीज़ को भी एक अकेले इंसान ने नहीं बनाया। हर खोज किसी दूसरी खोज के कंधों पर खड़ी थी। जैसे हर पीढ़ी अपना एक छोटा सा पत्थर रखती गई और हजारों साल बाद हम उसे सभ्यता कहने लगे। शायद यही वजह है कि इंसान इस धरती पर सबसे ताकतवर जीव नहीं है, लेकिन सबसे आगे जरूर निकल गया। शेर आज भी वही शिकार करता है जो उसके पूर्वज हजारों साल पहले करते थे। गोरैया आज भी वैसा ही घोंसला बनाती है जैसा सदियों पहले बनाती थी। मधुमक्खियां आज भी वही छत्ता बनाती है, लेकिन इंसान हर पीढ़ी के साथ बदलता गया। क्यों? क्या हमारा दिमाग बाकी जीवों से इतना ज्यादा अलग है? शायद नहीं। फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि इंसान सिर्फ अपनी यादों से नहीं सीखता, वो उन लोगों की यादों से भी सीखता है जिनसे उनकी कभी मुलाकात भी नहीं हुई। आर्यभट्ट आज हमारे बीच नहीं है, सुश्रुत नहीं है, अल ख्वारिज़मी नहीं है, न्यूटन नहीं है, लेकिन उनके अनुभव, उनकी खोज, उनकी गलतियां आज भी हमारे साथ चल रही हैं। शायद इसलिए किसी ने कहा था कि हम दिग्गजों के कंधों पर खड़े होकर आगे देखते हैं, लेकिन हर विरासत बच नहीं पाती। इतिहास में एक ऐसा दौर भी आया जब इंसान अपनी ही याददाश्त का एक हिस्सा खो बैठा। करीब 12वीं सदी ईसा पूर्व, भूमध्य सागर के आसपास कई महान सभ्यताएं अचानक बिखर गई। महल टूट गए, शहर उजड़ गए, व्यापार रुक गया, और सबसे अजीब बात, लिखना पढ़ना तक लगभग गायब हो गया। यूनान, जिसने बाद में सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे विचारक दुनिया को दिए, वही यूनान कई पीढ़ियों तक लिखना ही भूल गया। इतिहासकार इस दौर को आज ग्रीक डार्क एज कहते हैं। जरा सोचिए, एक पूरी सभ्यता जिसके पास शहर थे, राजा थे, व्यापार था, वो अचानक अपनी ही लिखी हुई भाषा पढ़ने की क्षमता खो बैठी। जैसे किसी इंसान को अपना ही लिखा खत समझ में ना आए। मुझे ये कहानी हमेशा बेचैन करती है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि तरक्की हमारी स्थायी अवस्था नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़े रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। सभ्यता सीढ़ी नहीं है जिस पर बस ऊपर ही चढ़ना हो। वो तो एक मशाल है जिसे हर पीढ़ी अगली पीढ़ी के हाथ में देती है, और अगर किसी एक पीढ़ी ने लापरवाही से उसे गिरा दिया, तो अंधेरा सिर्फ उसी पीढ़ी तक सीमित नहीं रहता। शायद इसलिए हर दौर ने ज्ञान को बचाने की कोशिश की, कहीं किताबों में, कहीं यादों में, और फिर करीब 15वीं सदी में एक आदमी आया जिसने शायद यह भी नहीं सोचा होगा कि उसकी एक खोज इंसान की याददाश्त को हमेशा के लिए बदल देगी। उसका नाम था योहानिस गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग शायद ये कभी नहीं जानते थे कि उनकी बनाई हुई प्रिंटिंग प्रेस सिर्फ किताबें नहीं छापेगी, वो इंसान की याददाश्त का दायरा भी बदल देगी। पहले एक किताब लिखने में महीने लग जाते थे, कभी कभी सालों। हर प्रति हाथ से तैयार होती थी, ज्ञान कुछ लोगों तक सीमित था, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस ने पहली बार यादों को रफ्तार दे दी। अब विचार घोड़ों की चाल से नहीं, शब्दों की रफ्तार से सफर करने लगे। एक शहर में लिखा गया विचार कुछ ही समय बाद दूसरे महाद्वीप में किसी अनजान इंसान की सोच बदल सकता था। शायद यही वो पल था जब इंसान ने अपनी याददाश्त को पहली बार अपने दिमाग से बाहर निकालकर दुनिया के हवाले कर दिया। लेकिन यही एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है, अगर ज्ञान इतनी आसानी से आगे बढ़ सकता है, तो समझ क्यों नहीं बढ़ती? अगर किताबें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच सकती हैं, तो उनकी सीख अक्सर रास्ते में कहाँ खो जाती है? करीब 2200 साल पहले एक राजा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। युद्ध का मैदान, कलिंग,
लाशें, जहां एक नजर जाए, घायल लोग, रोते हुए बच्चे, उजड़े हुए घर। इतिहास हमें बताता है कि उस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और उससे भी ज्यादा बेघर हुए। विजेता सम्राट अशोक थे। कहानी यहीं खत्म हो सकती थी। एक और राजा, एक और जीत, एक और साम्राज्य। लेकिन शायद इतिहास को यह मंजूर नहीं था। कहते हैं अशोक युद्ध के बाद उस मैदान से निकले। उन्होंने वही देखा जो हर विजेता देखता है, लेकिन उन्होंने उससे वो महसूस किया जो हर विजेता महसूस नहीं करता। विजय और उसके पीछे छिपी मानव पीड़ा। यही अशोक, जो कुछ दिन पहले तक एक साम्राज्य जीत रहे थे, अब अपने ही भीतर हार चुके थे। कलिंग जीत लिया गया था, लेकिन खुद से हार गए थे। और शायद इसी हार ने उन्हें इतिहास के सबसे शक्तिशाली राजाओं में नहीं, सबसे असाधारण इंसानों में जगह दी। मुझे हमेशा लगता है कलिंग की कहानी अशोक की नहीं है, वो हम सबकी कहानी है। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि अशोक क्यों बदल गए। सवाल ये है, क्या हर इंसान को बदलने के लिए इतना बड़ा दुख जरूरी है? क्या बिना किसी कलिंग के हम बेहतर इंसान बन सकते हैं? इतिहास कभी कभी बहुत अजीब खेल खेलता है। एक तरफ अशोक हैं जिन्होंने जीतकर हिंसा छोड़ दी, और दूसरी तरफ रोम। वहां भी एक आदमी था जिसने भी इतिहास बदल दिया। उसका नाम था जूलियस सीजर। सीजर की कहानी अक्सर सत्ता की कहानी बनकर रह जाती है, लेकिन अगर जरा गहराई से देखे तो वो महत्वाकांक्षा की कहानी है। एक ऐसे इंसान की जिसने हर सीमा को बस इसलिए पार किया क्योंकि उसके आगे एक और सीमा दिखाई दे रही थी। गॉल जीता, रोम पहुंचे, रूबिकॉन पार किया, गृह युद्ध जीता, और फिर लगभग पूरी दुनिया उनके कदमों में थी। लेकिन महत्वाकांक्षा की सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है, उसे मंजिल समझ नहीं आती। उसे सिर्फ अगला कदम दिखाई देता है। फिर आया 15 मार्च 44 बीसी। रोम की सेनेट, चारों तरफ अपने ही लोग, और कुछ ही पलों बाद 23 वार। इतिहास ने सीजर को वहीं रोक दिया जहां शायद उन्हें लगा था कि अब कोई उन्हें रोक नहीं सकता। अजीब बात है, अशोक और सीजर दोनों ने दुनिया बदली, लेकिन एक ने जीतकर तलवार नीचे रख दी और दूसरे ने कभी तलवार नीचे रखी ही नहीं। और शायद यही इतिहास हमसे पहली बार एक बहुत निजी सवाल पूछता है। इंसान को ज्यादा बदलता क्या है, सत्ता या पीड़ा? शायद इतिहास इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं देता, क्योंकि अगर पीड़ा ही इंसान को बदलती तो हर दुख झेलने वाला इंसान अशोक बन जाता, और अगर सत्ता ही इंसान को बिगाड़ती तो हर राजा सीजर होता। लेकिन इतिहास इतना सीधा नहीं है, वो हमें जवाब नहीं देता, वो हमें आईना दिखाता है। चीन के इतिहास में एक आदमी हुआ, वू जूशु। उसने अपने पिता को मरते देखा, अपने परिवार को उजड़ते देखा, अपना घर खो दिया। वो किसी तरह बच निकला। उस दिन से उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद रह गया, बदला। साल बीतते गए, राजा बदल गए, वक्त बदल गया, लेकिन उसके भीतर कुछ नहीं बदला। जब उसे अपना बदला लेने का मौका मिला तो इतिहास के वर्णनों में एक घटना मिलती है। उसने अपने दुश्मन की कब्र खुदवाई और उसकी लाश को कोड़े मारे। सोचिए, नफरत कितनी लंबी जिंदगी जी सकती है, इतनी कि मौत भी उसे खत्म ना कर सके। लेकिन यही इतिहास हमें अशोक भी दिखाता है। दर्द उन्होंने भी देखा था, लेकिन उसी दर्द ने एक इंसान के भीतर करुणा जगा दी। यही तो इतिहास की सबसे दिलचस्प बात है। एक जैसी घटनाएं एक जैसे इंसान नहीं बनाती। घटनाएं इंसान के भीतर जो पहले से मौजूद है उसे बाहर ले आती है। और शायद यही वजह है कि इतिहास सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ, वो ये भी पूछता है कि अगर हम वहां होते तो हम कौन होते, अशोक या वू जूशु? लेकिन कहानियां यहीं नहीं रुकती, क्योंकि कभी कभी एक इंसान का गुस्सा उसके साथ खत्म नहीं होता।
वो पूरे समाज का मिजाज बन जाता है। रोम में सुला ने यही किया। उससे पहले भी राजनीतिक दुश्मनी थी, साजिशें थी, हत्याएं भी होती थी, लेकिन सुला ने बदले को कानूनी शक्ल दे दी। उसने अपने दुश्मनों की सूची बनवाई, नाम शहर की दीवारों पर लिखवा दिए गए और ऐलान कर दिया गया कि जो इन्हें मारेगा उसे सजा नहीं, इनाम मिलेगा। जरा सोचिए, जब किसी समाज में हत्या फर्ज बन जाए तो फिर इंसान को मारने से पहले क्या मारना पड़ता है? शायद अपना जमीर। यही बात सदियों बाद एक और रूप में दिखाई देती है, हॉलोकॉस्ट। हम अक्सर उसे गैस चैम्बरों से याद करते हैं, लेकिन इतिहास हमें एक और बात बताता है। कोई भी नरसंहार पहले दिन नरसंहार नहीं होता। उससे पहले भाषा बदलती है, फिर नजर बदलती है, फिर कानून बदलते हैं और आखिर में इंसान दूसरे इंसान को इंसान की तरह देखना छोड़ देता है। बाकी सब उसके बाद होता है। इतिहास की सबसे डरावनी बात शायद यही है, वो हमें राक्षसों की कहानियां नहीं सुनाता, वो हमें साधारण लोगों की कहानियां सुनाता है। ऐसे लोगों की जो सुबह उठते थे, काम पर जाते थे, अपने बच्चों से प्यार करते थे और फिर धीरे धीरे ऐसी दुनिया का हिस्सा बन गए जहां दूसरे इंसानों की तकलीफ उन्हें सामान्य लगने लगी। शायद यही वजह है कि 1947 की कहानियां आज भी सीने पर बोझ बनकर बैठी हैं। पार्टीशन। इतिहास की किताबों में आपको आंकड़े मिल जाएंगे, कितने लोग मारे गए, कितने लोग बेघर हुए, कितनी ट्रेनें लाशों से भरी पहुंची। लेकिन इतिहास का सबसे मुश्किल सवाल आंकड़ों में नहीं मिलता। वो मिलता है उन दो पड़ोसियों के बीच, जो कल तक एक दूसरे के घर बिना दस्तक दिए चले जाते थे, जिनके बच्चे एक ही गली में खेलते थे, जिनकी खुशियां एक दूसरे से जुड़ी थी। फिर कुछ ही महीनों में उन्हीं हाथों में हथियार आ गए। क्यों? क्या वो अचानक बदल गए थे, या उनके भीतर जो डर, जो शक, जो नफरत धीरे धीरे बोई गई थी, वो एक दिन फल देने लगी थी? इतिहास को पढ़ते हुए मुझे हमेशा एक बात परेशान करती। हर दौर के लोगों को लगता था कि जो वो कर रहे हैं वो सही है। शायद यही वजह है कि इतिहास की सबसे बड़ी कीमत गलतियां करने में नहीं चुकाई जाती, सबसे बड़ी कीमत उन्हें सही समझने में चुकाई जाती। और शायद यही इतिहास हमारे सामने एक बहुत खामोश सवाल रखता है। अगर इंसान बार बार एक जैसी गलतियां करता है, अगर हर पीढ़ी नफरत को एक नए नाम से पहचानती है, अगर हर दौर खुद को इतिहास का अपवाद समझता है, तो क्या हम सचमुच इतिहास पढ़ रहे हैं या सिर्फ उसे याद कर रहे हैं? क्योंकि जिस दिन हम इतिहास से सवाल पूछना छोड़ देते हैं, उसी दिन इतिहास हमसे सवाल पूछना शुरू कर देता है। इतिहास पढ़ते पढ़ते कभी कभी थकान होने लगती है। इतने युद्ध, इतनी नफरत, इतनी तबाही, इतने टूटे हुए शहर, इतने बिखरे हुए लोग, कभी कभी मन में सचमुच एक सवाल उठता है, आखिर ये सब याद रखने की जरूरत ही क्या है? अगर इतिहास इतना दर्द देता है, तो क्या उसे भूल जाना बेहतर नहीं? क्या जिंदगी जरा आसान नहीं हो जाएगी? शायद यही सवाल हर पीढ़ी ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। लेकिन फिर मुझे नालिंदा की वही आग याद आती है और मैं सोचता हूँ, अगर किताबें इतनी आसानी से दोबारा लिखी जा सकती, तो लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश ही क्यों की? अगर ज्ञान इतना ही मामूली था, तो किसी भिक्षु ने अपनी पूरी जिंदगी एक ही ग्रंथ लिखने में क्यों लगा दी? अगर यादें इतनी ही बेकार थीं, तो हमारे पूर्वजों ने वेदों को सदियों तक अपनी स्मृति में संभाल कर क्यों रखा? शायद इसलिए क्योंकि इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहता, इंसान यादों से भी जिंदा रहता है। जरा अपने घर के सबसे बुजुर्ग इंसान के बारे में सोचिए। दादा, दादी, नाना, नानी, या शायद आपके माता पिता। कभी गौर किया है कि वो एक ही कहानी बार बार सुनाते हैं? बचपन की, विभाजन की, गांव की, संघर्ष की, या उस जमाने की जब जिंदगी कुछ और थी। हम अक्सर मुस्कुरा देते हैं, कभी कभी ऊब भी जाते हैं, सोचते हैं ये कहानी तो हम 10 बार सुन चुके हैं। लेकिन शायद वो कहानी हमारे लिए नहीं सुनाई जा रही होती। वो भूल जाने के खिलाफ एक छोटी सी लड़ाई होती है। जैसे वो कह रहे हों, जब मैं नहीं रहूंगा
तब भी ये बात रहनी चाहिए। हम सब शायद अपनी अपनी छोटी छोटी नालंदाएं हैं। हम सबके भीतर कुछ कहानियां रखी हुई हैं। कुछ अपने दादा से मिली, कुछ अपनी माँ से, कुछ अपने शहर से, कुछ अपनी भाषा से और कुछ इतिहास से। कभी आपने सोचा है कि हमें बचपन की हर बात याद नहीं रहती, लेकिन कुछ बातें जिंदगी भर साथ चलती हैं? क्यों? क्योंकि याददाश्त का हर चीज नहीं संभालती। वो सिर्फ वही संभालती है जो हमें हम बनाती है। शायद इतिहास भी ऐसा ही करता है। उसे हर दिन याद नहीं रहता, हर राजा याद नहीं रहता, हर युद्ध भी याद नहीं रहता, लेकिन कुछ कहानियां समय की धूल झाड़ कर बार बार लौट आती। क्यों? क्योंकि उनमें इंसान छिपा होता है। अशोक सिर्फ एक राजा नहीं है, वो पछतावे की याद है। हॉलोकॉस्ट सिर्फ एक घटना नहीं है, वो नफरत की आखिरी मंजिल की याद है। पार्टीशन सिर्फ सरहदों की कहानी नहीं, वो डर की कीमत की याद है। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं, वो भूल जाने के खतरे की याद है। शायद इतिहास का सबसे बड़ा काम हमें जानकारी देना नहीं है, उसका सबसे बड़ा काम हमारी याददाश्त को जिंदा रखना है, ताकि जब दुनिया किसी पुराने झूठ को नए शब्दों में बेचने की कोशिश करे, तो कहीं हमारे भीतर कोई पुरानी कहानी धीरे से कहे, रुको, मैं इस रास्ते को पहचानता हूं। क्योंकि जो समाज अपने अतीत को भूल जाता है, वो सिर्फ अपनी कहानियां नहीं खोता, वो अपने फैसलों का आधार खो देता है, अपनी पहचान खो देता है, अपनी दिशा खो देता है, और फिर उसे हर मोड़ नई सड़क लगता है। जबकि इतिहास चुपचाप खड़ा होता है और कहता है, नहीं, तुम यहां पहले भी आ चुके हो। शायद इतिहास की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो कभी खत्म नहीं होता। हम बस उसे पहचानना छोड़ देते हैं। हमें लगता है इतिहास किसी किताब में बंद है, किसी पुराने किले में, या किसी संग्रहालय की दीवार पर टंगी हुई तस्वीर में। लेकिन अगर जरा गौर से देखें तो इतिहास आज भी हमारे साथ नाश्ता करता है, हमारे साथ सफर करता है, हमारे साथ बहस करता है, और कई बार हमारे फैसले भी चुपचाप वही करता है। आपने कभी सोचा है, हमारे घरों में सरकारी नौकरी को लेकर इतना भरोसा क्यों है? हर पीढ़ी लगभग एक जैसी सलाह देती है, सरकारी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, ये सदियों के अनुभव की आवाज है, एक ऐसे समाज की जिसने बार बार सत्ता बदलते देखी, राजा बदले, सल्तनतें बदली, साम्राज्य बदले, सरकारें बदली, लेकिन जिसके पास व्यवस्था का सहारा था, उसे जिंदगी थोड़ी कम अनिश्चित लगी। शायद इसलिए इतिहास आज भी माँ बाप की सलाह बनकर हमारे घरों में बैठा है। फिर अपनी जुबान सुनिए, हम कहते हैं किताब, दफ्तर, कलम, सड़क, स्कूल, स्टेशन, एक ही वाक्य में कितनी सभ्यताएं साथ चल रही होती हैं। हमें एहसास भी नहीं होता कि हमारी रोजमर्रा की बातचीत हजार साल की मुलाकातों का नतीजा है। किसी व्यापारी ने कुछ छोड़ा, किसी यात्री ने कुछ जोड़ा, किसी सल्तनत ने कुछ बदल दिया, और हम आज भी उनकी गूंज बोल रहे हैं। फिर अपनी रसोई में जाइए, हम भारतीय खाने की बात करते हैं तो मिर्च का जिक्र जरूर आता है, लेकिन मिर्च भारत की नहीं थी। आलू नहीं था, टमाटर नहीं था, मूंगफली नहीं थी, काजू नहीं था। एक वक्त था जब इस देश में इनमें से कोई भी चीज नहीं थी। आज इनके बिना भारतीय खाना अधूरा लगता है। इतिहास धीरे धीरे अपने आप को इतना सामान्य बना देता है कि हम उसे इतिहास समझना ही छोड़ देते हैं। और शायद इसीलिए एक भारतीय घर में सोना सिर्फ गहना नहीं होता, वो एक याद होता है। युद्धों की, अकाल की, उजड़ते घरों की, बदलते समय की, कितनी ही पीढ़ियों ने देखा कि कागज की कीमत बदल सकती है, सिक्के बदल सकते हैं, सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन जरूरत के वक्त सोना अक्सर साथ खड़ा मिलता है। आज जब कोई माँ अपनी बेटी के लिए थोड़ा थोड़ा सोना जोड़ती है, तो शायद वो सिर्फ गहने नहीं खरीद रही होती, वो अपनी माँ और अपनी नानी से मिली हुई एक पुरानी याद पर भरोसा कर रही होती।
यही बात अंग्रेजी के साथ भी है। हम अक्सर पूछते हैं अंग्रेजी इतनी ज़रूरी क्यों है, लेकिन शायद सवाल ये होना चाहिए कि उसकी ताकत 150 साल बाद भी क्यों बची हुई है। क्योंकि कुछ भाषाएं सिर्फ शब्द नहीं लाती, वो इतिहास भी साथ लाती। हम सोचते हैं हम अपने फैसले आज लेते हैं, लेकिन कई बार हमारे भीतर सदियों पुराने अनुभव हमसे पहले फैसला ले चुके होते हैं। और अगर इतिहास सचमुच हमारे भीतर जिंदा है, तो फिर वो हमारे समाजों में भी जिंदा होगा। शायद इसलिए दुनिया बार बार उसी मोड़ पर लौट आती है। चेहरे बदल जाते हैं, झंडे बदल जाते हैं, लेकिन डर अपनी शक्ल पहचान लेता है। दुनिया ने हॉलोकॉस्ट देखा और कहा नेवर अगेन, लेकिन कुछ ही दशकों बाद यूरोप ने फिर युद्ध देखा, फिर उजड़ते हुए शहर, फिर भागते हुए परिवार। इतिहास शायद चीख कर नहीं बोलता, वो बस धीरे से पूछता है, क्या इस बार भी? मध्य पूर्व में इतिहास आज भी लिखा जा रहा है। एक ऐसी धरती जहां हर पीढ़ी अपने बच्चों को अपने घावों की कहानियां सुनाती है, और फिर एक नई पीढ़ी उन्हीं कहानियों के साथ बड़ी होती है। शायद यादें अगर करुणा ना बने, तो डर भी बन सकती है। अपने देश को देखिए, पार्टीशन को करीब 80 साल होने आए, लेकिन हम आज भी कभी धर्म, कभी जाति, कभी भाषा, कभी इलाके के नाम पर एक दूसरे को पहचानने से पहले परिभाषित कर देते हैं। जैसे इतिहास दरवाजा खटखटाकर पूछ रहा हो, क्या तुमने सचमुच कुछ सीखा था? शायद इतिहास खुद को नहीं दोहराता, हम उसे दोहराते हैं। हर पीढ़ी सोचती है इस बार हम अलग होंगे, और हर पीढ़ी के सामने इतिहास चुपचाप वही पुराना आईना रख देता है। फिर सवाल इतिहास का नहीं रह जाता, सवाल हमारा हो जाता है। हम अगली बार डर, गुस्सा या नफरत हमारे दरवाजे पर दस्तक दे, तो क्या हमारे भीतर इतिहास की कोई पुरानी आवाज उठेगी और धीरे से कहेगी, रुको, यह रास्ता हम पहले भी देख चुके हैं। अगर आपको याद हो तो हमने शुरुआत एक आग से की थी, नालंदा की आग। तब हमने एक सवाल पूछा था, आखिर उस आग में जला क्या था? क्या सिर्फ किताबें, क्या कुछ और? शायद अब जाकर उस सवाल का जवाब मिलता है। उस दिन सिर्फ पन्ने नहीं जले थे, उस दिन इंसान की याददाश्त का एक हिस्सा राख हो गया था। पूरे एपिसोड में हमने कितने लोगों से मुलाकात की? अशोक, सीजर, वुजुशु, सुलह, उन भिक्षुओं से जो सदियों तक शब्द याद रखते रहे, उन लोगों से जो पार्टीशन में अपना घर खो बैठे, उन बच्चों से जो आज भी दुनिया के किसी न किसी कोने में युद्ध की वजह से अपना बचपन खो रहे हैं। पहली नज़र में ये सब अलग अलग कहानियां लगती है, लेकिन अगर थोड़ा ठहर कर देखें तो शायद ये सब एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय हैं। इंसान की कहानी। इतिहास कभी राजाओं के बारे में नहीं था। राजा आते थे, चले जाते हैं, साम्राज्य बनते हैं, बिखर जाते हैं, सरहदें बदलती रहती हैं, लेकिन इंसान बार बार वही सवालों के सामने खड़ा होता है। सत्ता या संवेदना, डर या भरोसा, बदला या क्षमा, नफरत या इंसानियत, औजार या विवेक। हर पीढ़ी बस इन सवालों के नए जवाब लिखती है, और फिर उन्हीं जवाबों को इतिहास कहा जाता है। शायद इसलिए इतिहास पढ़ना अतीत को याद करना नहीं है, इतिहास पढ़ना अपने आप से मिलना है। क्योंकि हर बार जब हम किसी पुराने दौर को पढ़ते हैं, तो हम दरअसल ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अगर हम उस समय होते तो हम कौन होते, और अगर वही हालात कल हमारे सामने आए तो हम कौन होंगे। हम अक्सर कहते हैं इतिहास से सीखो, लेकिन शायद इतिहास हमें पढ़ाने के लिए नहीं है। इतिहास हमें विनम्र बनाने के लिए है। वो हमें याद दिलाता है कि हम पहले इंसान नहीं हैं जो डर रहे हैं, जो उलझे हुए हैं, जो गुस्से में हैं, जो उम्मीद ढूंढ रहे हैं। इससे पहले अरबों लोग यही सब महसूस कर चुके हैं। कुछ ठोकर खा गए, कुछ संभल गए, और उन्होंने जाते जाते अपने अनुभव
हमारे लिए छोड़ दिए। यही हमारी असली विरासत है। कभी कभी मुझे लगता है सभ्यताएं इमारतों से नहीं बनती, सभ्यताएं यादों से बनती हैं। और उनका भविष्य इस बात से तय होता है कि वो क्या याद रखती और क्या भूल जाती। क्योंकि जिस समाज को सिर्फ अपनी जीत याद रहती है वो अहंकारी बन जाता है, और जिसे सिर्फ अपने जख्म याद रहते हैं वो कड़वा हो जाता है। लेकिन जिस समाज को अपनी गलतियां भी याद रहती हैं, शायद वही आगे बढ़ता है। और शायद यही वजह है कि इतिहास किसी किताब का नाम नहीं है, वो एक जिम्मेदारी है हमारे ऊपर और आने वाली पीढ़ियों के ऊपर। क्योंकि जिस तरह आज हम अपने पूर्वजों की छोड़ी हुई दुनिया में जी रहे हैं, उसी तरह कल कोई और हमारी छोड़ी हुई दुनिया में जिएगा। सवाल ये नहीं है कि वो हमें याद रखेंगे या नहीं, सवाल ये है जब वो हमें याद करेंगे तो क्या सीखेंगे। शायद आखिर में इतिहास हमें सिर्फ एक ही बात सिखाता है, याद रखना। सिर्फ घटनाएं नहीं, सिर्फ तारीखें नहीं, सिर्फ जीत और हार नहीं, याद रखना कि हर दौर में सबसे मुश्किल काम इंसान बने रहना था, और शायद आज भी वही है। अगर किसी इंसान की याददाश्त चली जाए तो वो सिर्फ अपना अतीत नहीं खोता, वो अपनी पहचान भी खो देता है। उसे हर रिश्ता, हर रास्ता, हर फैसला फिर से सीखना पड़ता है। सभ्यताओं के साथ भी बिल्कुल यही होता है। जब वो अपने इतिहास से मुंह मोड़ देती हैं तो वो सिर्फ अपना अतीत नहीं खोती, वो अपना विवेक खो देती हैं, अपनी दिशा खो देती हैं और धीरे धीरे खुद को खो देती हैं। इतिहास को याद रखना अतीत में जीना नहीं है। इतिहास को याद रखना बेहतर भविष्य बनाने की सबसे ईमानदार कोशिश है। क्योंकि इंसान अपनी यादों से बनता है और सभ्यताएं अपने इतिहास से। इतिहास को खो देना अपने आप को खो देना है। मैं हूं राज और ये था मेरा नजरिया।